जय हिंद मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था जनसंख्या के प्रतिरूप का। किसका अध्ययन किया था? जनसंख्या के प्रतिरूप का। साथ ही साथ हमने समझने का प्रयास किया था कि भारत की जनसंख्या नीति 2000 क्या थी, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति 2000 का हमने अध्ययन किया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों का अध्ययन करेंगे कि आखिर भारत में जनसंख्या है कितनी, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है, इसका प्रतिरूप कैसा है, जनसंख्या घनत्व कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम क्यों है, साथ ही साथ भारत की साक्षरता और भारत की नगरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या का भी हम अध्ययन करेंगे। ध्यान रखना, ये जो हम आंकड़े पढ़ रहे हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े हैं। 2011 से 2021 लग चुका है, 10 साल हो चुके हैं, डेटा बहुत सारे परिवर्तित हुए हैं, लेकिन आपसे एग्जाम में जो डेटा पूछे जाते हैं वो 2011 की जनगणना के ही पूछे जाते हैं, जब तक कि 2021 की जनगणना के डेटा आपके सामने नहीं आ जाते। जैसे ही आपके सामने 2021 की जनगणना के डेटा आ जाएंगे, उसके बाद आपके जितने भी मान हैं, जितने भी डेटा हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। चलिए, अभी हमारे पास उपलब्ध हैं 2011 के आंकड़े, उसके अनुसार हम अध्ययन करते हैं जनसंख्या का। तो सबसे पहले मन में प्रश्न उठता है कि जनसंख्या होती क्या है। तो दोस्तों, किसी भी स्थान पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। अब व्यक्तियों में महिला भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, युवा भी हो सकते हैं और बुजुर्ग भी हो सकते हैं। अर्थात सभी लोग जो किसी स्थान पर निवास करते हैं, किसी देश के अंतर्गत निवास करते हैं, उस देश की वह जनसंख्या कहलाते हैं। यदि हम 2011 के आंकड़ों के अनुसार बात करें कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो कितनी थी? 121 करोड़ थी। कितनी थी? 121 करोड़। यदि हम मध्य प्रदेश की जनसंख्या की बात करें कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी, तो वह थी 7,26,26,809। कितनी थी? 7,26,26,809 मध्य प्रदेश की जनसंख्या थी और 121 करोड़ भारत की जनसंख्या थी। यदि हम विश्व की कुल जनसंख्या का प्रतिशत देखें कि विश्व में जितनी भी जनसंख्या पाई जाती है उसका कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है, तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.64% कहां पर पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। और इसी तरीके से यदि हम भारत की कुल जनसंख्या की बात करें और भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो वह पाया जाता है 5.99%, अर्थात लगभग 6%। तो ये डेटा आपको याद रखना है, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं कि भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी या कितनी है, ऐसे ही मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, और ऐसे ही विश्व की कुल जनसंख्या का कितनी प्रतिशत भारत में निवास करता है और भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में निवास करता है। यदि हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं जिनमें जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है, तो पहले स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर आता है बिहार, चौथे पे पश्चिम बंगाल, पांचवें पे आंध्र प्रदेश और छठवें पे मध्य प्रदेश। ध्यान रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर आता है, लेकिन जब आपके 2021 जनगणना के डेटा आएंगे तो उसमें मध्य प्रदेश का स्थान 5वां हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश का विभाजन हो चुका है और आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 भागों में बंट गया है, जिससे अब यह जनसंख्या के आधार पर इसका स्थान घट गया है और यहां पर स्थान आ गया है मध्य प्रदेश का। तो यदि पूछा जाए वर्तमान में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में, तो वर्तमान में 5वां स्थान मध्य प्रदेश रखता है। लेकिन यदि 2011 की जनगणना के डेटा के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार आपसे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश 6वां स्थान रखता है। यह क्रम आपको याद होना चाहिए कि पहले स्थान पर कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है और 5वें पर कौन है। 5वें तक याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 5वें स्थान और 6वें स्थान पर आपका मध्य प्रदेश आ रहा है, तो इसके पहले के राज्य आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि हम मध्य प्रदेश में जिलों की बात करें कि जनसंख्या किन किन जिलों में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो पहला स्थान रखता है इंदौर, दूसरा स्थान रखता है जबलपुर, तीसरा स्थान रखता है सागर, चौथा भोपाल और 5वां रीवा। क्या क्या है? पहला स्थान इंदौर, दूसरा जबलपुर, तीसरा सागर, चौथा भोपाल और 5वां रीवा।
यदि हम सबसे कम जनसंख्या की बात करें कि किन राज्यों में पाई जाती है भारत में, तो सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य आते हैं। पहला स्थान आता है सिक्किम का, दूसरा मिजोरम का, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा गोवा। क्लियर है? तो ये हुए राज्य जिनमें सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। यदि आपसे चारों राज्यों के नाम लिखने के लिए ना आए, सीधा पूछ लिया जाए कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य लिखिए, तो कौन सा होगा? सिक्किम होगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य लिखने के लिए आ जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यदि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला लिखने के लिए आ जाए मध्य प्रदेश में, तो इंदौर होगा। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लिखने के लिए आ जाए तो वह निवारी होगा। क्या होगा? निवारी होगा। ध्यान रखना, यहां पर निवारी और आगरमालवा ये अभी वर्तमान में बने हैं। यदि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की सबसे कम जनसंख्या कहां पर निवास करती है, तो उसका आंसर आएगा हरदा। क्या आएगा? हरदा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरदा आंसर आएगा। और यदि आपसे वर्तमान में पूछा जाता है तो वर्तमान में निवारी आएगा। बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में कि केंद्र शासित प्रदेशों में किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है और किन में कम पाई जाती है। तो अधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़। कौन से हैं? दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़। दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है केंद्र शासित प्रदेशों में। और न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है लक्षद्वीप में। उसके बाद स्थान आता है दमन दीव का, फिर दादर और नगर हवेली का। दमन और दीव को अब क्या है? दादर नगर हवेली में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसलिए एक ही स्थान हो जाएगा। तो याद रखना, आपको सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों में एक एक याद रखना है कि सबसे अधिक कहां पर और सबसे कम कहां पर। तो सबसे अधिक दिल्ली में और सबसे कम लक्षद्वीप में। बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व होता क्या है? तो दोस्तों, किसी स्थान के क्षेत्रफल में एक हम क्षेत्रफल निर्धारित कर लेते हैं। मान लीजिए कि 1 किलोमीटर का क्षेत्र हमने 1 किलोमीटर वर्ग का क्षेत्रफल हमने निर्धारित कर लिया। तो उस 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, वह उसका जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जनसंख्या घनत्व। अर्थात कितने क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या घनत्व को किस सूत्र के माध्यम से निकालते हैं? तो जनसंख्या घनत्व को निकालने के लिए हम उस स्थान की कुल जनसंख्या में उस स्थान के कुल क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं। यदि कुल जनसंख्या में कुल स्थान का भाग दे देते हैं तो वहां का जन घनत्व निकल आता है। जनसंख्या घनत्व का सूत्र मैंने इसलिए पढ़ाया है क्योंकि कई बार एग्जाम मुख्य परीक्षा में आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या घनत्व को कैसे निकाला जाता है। तो जनसंख्या घनत्व को कैसे निकाला जाता है? स्थान की कुल जनसंख्या में स्थान के कुल क्षेत्रफल को भाग करके। जनसंख्या घनत्व की यदि हम परिभाषा की बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या होती है, तो किसी देश में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या को उस देश की या उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व के यदि आंकड़े देखें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ध्यान रखना 2001 की जनगणना में भारत में जो जनघनत्व था वह 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और यदि हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो 2001 की जनगणना में कितना था? 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वहीं 2011 की जनगणना में कितना हो गया है? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो गया है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना था? 196 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना में यह जनघनत्व बढ़कर कितना हो गया है? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जनघनत्व में क्या हो रही है? लगातार वृद्धि हो रही है। भारत के जनघनत्व में कम वृद्धि हुई है, वहीं मध्य प्रदेश के जनघनत्व में ज्यादा वृद्धि हुई है। यहां भी वृद्धि हुई है और यहां भी वृद्धि हुई है। यदि हम बात करें कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं भारत में, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य हैं बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल और उत्तर प्रदेश। पहला स्थान आता है बिहार का, दूसरा स्थान आता है पश्चिम बंगाल का, तीसरा आता है केरल का और चौथा आता है उत्तर प्रदेश का। आप सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या तो सबसे ज्यादा है, लेकिन जनघनत्व चौथे नंबर पर कैसे आ जाता है? तो दोस्तों वहां का आप देखिए क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बिहार का क्षेत्रफल, पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश की अपेक्षा कम है। इसलिए बिहार जनघनत्व में पहला स्थान रखता है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पर केरल और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश स्थान रखता है।
यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां पर पाया जाता है, किन किन जिलों में सबसे अधिक जनघनत्व पाया जाता है, तो उसमें पहला स्थान रखता है भोपाल। कौन रखता है? भोपाल। उसके बाद स्थान आता है इंदौर का, फिर जबलपुर का, फिर ग्वालियर का और फिर मुरैना का। तो यदि आपसे सबसे ज्यादा वाला पूछा जाए तो आप एक तो जरूर याद रखिए, लेकिन मैं कहूंगा कि आप 3 से 4 और 5 तक याद रखिए, क्योंकि मेंस में आपसे 5 और 4 जिले आपसे या 5 जिले या राज्य आपसे पूछे जा सकते हैं कि सबसे अधिक जनघनत्व वाले 4 जिले लिखिए, सबसे अधिक घनत्व वाले 4 राज्य लिखिए, या सबसे कम घनत्व वाले 4 जिले या 4 राज्य लिखिए, या सबसे अधिक जनसंख्या वाले 4 जिले या 4 राज्य लिखिए। तो 4 या 5 आपसे लिखने के लिए पूछे जा सकते हैं, तो कम से कम 4 या 5 तो आपको याद होने चाहिए। आइए हम बात करते हैं कि भारत में सबसे कम जनघनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो उसमें आता है, सबसे पहला स्थान आता है अरुणाचल प्रदेश का, फिर आता है मिजोरम का, फिर सिक्किम और फिर नागालैंड का स्थान आता है। यदि हम जिलों की बात करें कि मध्य प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व किन किन जिलों में पाया जाता है, तो सबसे कम जनघनत्व पाया जाता है डिंडोरी में। किस में पाया जाता है? डिंडोरी में पाया जाता है। दूसरा स्थान श्योपुर, तीसरे पर पन्ना, चौथे पर बैतूल और रायसेन दोनों आते हैं, और 5वें पे आता है उमरिया। क्या आता है? उमरिया आता है। तो ये जिले आपको याद रखना है कि कौन कौन से जिले हैं सबसे कम जनघनत्व वाले। तो सबसे पहला नंबर आता है डिंडोरी का, दूसरा श्योपुर का, तीसरा पन्ना का, चौथे पर बैतूल और रायसेन दोनों आते हैं, और 5वें पर आता है उमरिया का स्थान। यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनघनत्व कहां पर पाया जाता है और सबसे अधिक जनघनत्व कहां पर पाया जाता है, तो सबसे अधिक जनघनत्व पाया जाता है दिल्ली में। जनसंख्या भी दिल्ली में सबसे अधिक थी और जनघनत्व भी सबसे अधिक दिल्ली में है। दूसरा नंबर पर चंडीगढ़ और तीसरे नंबर पर पुडुचेरी आता है। यदि सबसे कम जनघनत्व की बात करें तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि जब आप भारत का चित्र देखेंगे, नक्शा देखेंगे, तो उसमें देखना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, उसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा है और वहां पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है, इसलिए वहां पर न्यूनतम जनघनत्व पाया जाता है। कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दूसरा स्थान दादर और नगर हवेली का आता है और तीसरा लक्षद्वीप का आता है। आपको केंद्र शासित प्रदेशों में ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश आप याद कर लीजिए कि सबसे अधिक किसका है, तो दिल्ली का, और सबसे कम किसका है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। बात करते हैं मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व का क्षेत्रीय प्रतिरूप, कि आखिर मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व बराबर क्यों नहीं है या किस तरीके का है। तो ध्यान रखना, यहां पर मैंने आपको लिखा है मध्य प्रदेश का, लेकिन मैं यहां पर आपको भारत और मध्य प्रदेश दोनों को साथ में लेके समझाऊंगा कि आखिर भारत में जनसंख्या घनत्व का प्रतिरूप क्या है और मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रतिरूप क्या है। प्रश्न आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश का इसलिए लिख के दिया है क्योंकि यह विगत वर्षों की परीक्षाओं में, मुख्य परीक्षा में आपसे पूछा गया है, 6 नंबर का प्रश्न आया था। आगे जाकर आपसे भारत का भी पूछा जा सकता है या मध्य प्रदेश का फिर से रिपीट होके फिर से पूछा जा सकता है। तो भारत या मध्य प्रदेश कुछ भी पूछे, इसके लिखने का तरीका एक ही है, समझा मैं यहां पर आपको देता हूं। तो देखिए, जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वहां पर जनसंख्या घनत्व का असमान वितरण है, एक समान वितरण नहीं है। कहीं पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है तो कहीं पर कम है। भारत की बात करें तो भारत में भी यही स्थिति है, कहीं पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है तो कहीं पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। मध्य प्रदेश और भारत की यदि हम दोनों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में या जनजातीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व क्या होता है, कम होता है। लेकिन यदि आप मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है। जहां कहीं खनिज संसाधनों की कमी होती है या फिर वहां पर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कम होता है या उद्योग का विकास बहुत कम होता है, वहां पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। वहीं पर जहां पर उद्योगों का विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा होता है या व्यक्तियों को सामाजिक सुविधाएं वहां पर बहुत अच्छी मिल रही होती हैं, तो वहां पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा होता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्वी जिलों में विरल तथा पश्चिमी जिलों में घनी आबादी निवास करती है। मध्य प्रदेश में कहां पर, यदि हम पूर्वी जिलों की बात करते हैं तो वहां पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, लेकिन यदि हम पश्चिमी जिलों की बात करते हैं तो वहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा पाया जाता है। पूर्वी जिलों की बात करें तो सीधी, सिंगरौली, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, ये जो जिले आते हैं, यहां पर क्या है, यहां पर एक तो खनिज संसाधनों की कमी है, दूसरा ये जंगली एरिया हो जाता है, तीसरा यहां पर कोई भी उद्योग इंडस्ट्रीज विकास नहीं हो पा रहा है।
यदि हम पश्चिमी जिलों की बात करें तो पश्चिमी जिलों में जैसे कि मध्यवर्ती में तो आपका भोपाल आ जाता है, पश्चिमी जिलों में आप चले जाइए तो धार में पीथमपुर आ जाता है, रायसेन में आपका मंडदीप आ जाता है, उसके बाद इंदौर वाला जो क्षेत्र है। तो जितने भी पश्चिमी जिले होते हैं वहां पर जनसंख्या घनत्व तो थोड़ा सा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पर औद्योगिक विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा है। लोगों के लिए जो आम सुविधाएं हैं, जनजीवन के लिए जो सुविधाएं हैं वो बहुत आसान मात्रा में वहां पर प्राप्त हो जाती हैं, आसानी से वहां पर प्राप्त हो जाती हैं। इस कारण से पूर्वी जिलों में जनसंख्या घनत्व कम है और पश्चिमी जिलों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, जहां पर खनिज संसाधन की प्रचुरता भी पाई जाती है, साथ ही साथ वहां पर खाद्यान्न अत्यधिक मात्रा में उत्पादित होता है, वहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन यदि आप पहाड़ी क्षेत्र में चले जाइए, आप सिक्किम में चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश में चले जाइए, तो वहां पर क्या होता है, विरल आबादी पाई जाती है, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यहां पर जनसंख्या घनत्व कम हो जाता है। जनसंख्या घनत्व को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं, जैसे कि उच्च जनसंख्या घनत्व, मध्यम जनसंख्या घनत्व और निम्न जनसंख्या घनत्व। अब ये जो फॉर्मेट है ये भारत में और मध्य प्रदेश में दोनों जगह लागू होगा। उच्च जनघनत्व में जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर वाले क्षेत्र आ जाते हैं, ये जिले आ जाते हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। वैसे यदि हम भारत की बात करें तो भारत में कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, भारत में आपका बिहार आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, केरल आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ये वाले क्षेत्र आ जाएंगे। ऐसे यदि सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें, निम्न जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहां पर मध्य प्रदेश में डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, बैतूल, रायसेन, उमरिया जो हमने वहां पर अभी डेटा में पढ़े हुए हैं वही जिले आ जाएंगे। उसी तरीके से जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले पहाड़ी जिले हैं, पहाड़ी राज्य हैं भारत में, उनको हम निम्न घनत्व वाले क्षेत्रों में लिख देंगे। उसके बाद जितने भी राज्य और जितने भी जिले बचे हुए हैं उन्हें हम मध्यम घनत्व के अंतर्गत लिखकर प्रदर्शित कर सकते हैं कि भारत में या मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व का क्षेत्रीय प्रतिरूप क्या है। तो समझ में आया क्षेत्रीय प्रतिरूप को आपको किस तरीके से व्यक्त करना है। सबसे पहले आपको यह बताना है कि कहां पर जनसंख्या प्रतिरूप कितना है, कहां पर अधिक है, कहां पर कम है। दूसरी बार में हमें कारण बताना है कि आखिर ये जनसंख्या जो घनत्व में जो अंतर आ रहा है वो क्यों है। और तीसरा हमें क्या दिखाना है, फ्लो चार्ट के द्वारा उन्हें बताना है कि कौन से जिले, कौन से राज्य अधिक जनसंख्या घनत्व में आते हैं और कौन से जिले, कौन से राज्य कम जनसंख्या घनत्व में आते हैं। ये भारत का चित्र है। भारत के चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर ये जो क्षेत्र है ये क्या है, अधिक जनसंख्या घनत्व में आता है। यदि हम बात करते हैं यहां की तो ये कम जनसंख्या घनत्व में आता है क्योंकि पहाड़ी राज्य आ जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो पूर्वी क्षेत्र आता है ये कम जनसंख्या घनत्व में आ जाता है, लेकिन भोपाल से लेकर यहां तक का जो क्षेत्र आता है वो अधिक जनसंख्या घनत्व क्षेत्र में आ जाता है। जनसंख्या घनत्व के भी कारण होते हैं कि उच्च जनसंख्या घनत्व ज्यादा क्यों है, मध्यम जनसंख्या घनत्व क्यों है और निम्न जनसंख्या घनत्व के कारण क्या है। यदि हम उच्च जनसंख्या घनत्व की बात करें कि इन क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व क्यों पाया जाता है तो रीजन में बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि समतल मैदानी क्षेत्र का होना, क्योंकि समतल मैदानी जब क्षेत्र होंगे तो वहां पर खाद्यान्न का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। दूसरा, वहां पर यातायात या संचार माध्यमों का विकास भी बहुत तीव्र गति से होगा। इसी कारण से परिवहन के साधनों की उपलब्धता भी वहां पर बहुत आसानी से हो जाती है। वहां पर पर्याप्त औद्योगिक एवं कृषि विकास बहुत अच्छे से हो जाता है। साथ ही साथ उच्च जीवन स्तर की दशाएं वहां पर पाई जाती हैं। लोगों को अच्छे शिक्षण संस्थान प्राप्त हो जाते हैं, लोगों को संचार माध्यम उपलब्ध हो जाते हैं, लोगों के लिए परिवहन या संचार माध्यम के साथ परिवहन उपलब्ध हो जाता है, स्वास्थ्य क्षेत्र की सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो ये सारी सुविधाएं प्राप्त होने के कारण इन क्षेत्रों में जनघनत्व ज्यादा पाया जाता है। मतलब जहां जहां पर ये चीजें पाई जाएंगी वहां पर आपको उच्च जनघनत्व देखने को मिलेगा। अब बात आती है मध्यम जनघनत्व की। मध्यम कहां पर पाया जाएगा या कहां पर देखने को मिलेगा, तो जहां पर पर्याप्त जल की उपलब्धता होती है, लोगों के लिए पीने के लिए या उपयोग के लिए पर्याप्त जल मिल जाता है, वहां पर मध्यम जनघनत्व पाया जाता है। साथ ही साथ वहां की मिट्टी उपजाऊ होना चाहिए। वनीय क्षेत्र घनत्व को निर्धारित करता है, मतलब वनीय क्षेत्र जो घनत्व है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। यह क्या करता है, मध्यम जनघनत्व को निर्धारित करता है। बात करें हम निम्न जनघनत्व की कि सबसे कम जनघनत्व किन क्षेत्रों में पाया जाता है या वहां की क्या विशेषता होती है, तो वहां पर सबसे पहले तो परिवहन की सुविधा का अभाव होता है। परिवहन की सुविधा ही नहीं होती। यदि आप पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां तो ना आप रेलवे मार्ग का विकास कर सकते हैं, ना वायुयान का विकास करते हैं। यदि बसों का भी विकास करते हैं या सड़क मार्ग का विकास करते हैं वो भी बहुत विरल होता है।
दूसरा, शिक्षा का निम्न स्तर होता है वहां पर, क्योंकि लोगों को पढ़ाई के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण संसाधन उनको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। गरीबी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहां पर उद्योगों का विकास नहीं हो पाता है, इसलिए लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, अर्थात रोजगार की अनुपलब्धता होती है। और जब उनके पास रोजगार नहीं होगा तो गरीबी की मात्रा बढ़ जाती है। मुख्यतः प्रवजन, जब वहां पर उद्योगों का विकास नहीं होगा तो जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग होंगे वह एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर जाकर बसने लगेंगे। किन स्थानों पर जाकर बसेंगे? जहां पर उनको जो सामाजिक सुविधाएं हैं, जो सामान्य सा जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं हैं, वो प्राप्त हो रही हो, शिक्षा प्राप्त हो रही हो, स्वास्थ्य प्राप्त हो रहा है, संचार के माध्यम प्राप्त हो रहे हैं, रोजगार प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे क्षेत्र होते हैं शहरी क्षेत्र। तो शहरी क्षेत्र की ओर इनका आवागमन बढ़ने लगता है। इसलिए ध्यान रखना, यदि भारत और मध्य प्रदेश दोनों की हम बात करें तो गांवों की अपेक्षा शहरों में जनघनत्व ज्यादा होता है, गांवों में कम होता है। क्यों? क्योंकि यहां से प्रव्रजन की समस्या देखने को मिलती है। लोग रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर क्या कर जाते हैं? पलायन कर जाते हैं। इसलिए गांवों में जनघनत्व कम हो जाता है और शहरों में घनी बस्तियां बस जाती हैं, जिसे नगरीकरण का रूप धारण करने पर मजबूर कर देते हैं, अर्थात नगरीकरण का विकास होने लगता है। क्लियर हुआ? तो यह हुआ जनघनत्व के कारण या जनघनत्व का प्रतिरूप। ध्यान रखना, मैंने मध्य प्रदेश लिख के दिया है, लेकिन यहां पर समझा आपको मध्य प्रदेश और भारत दोनों ही दिए हैं। यदि आपसे भारत पूछ लिया जाता है तो आपसे भारत भी बन जाएगा, और यदि आपसे मध्य प्रदेश पूछ लिया जाता है तो आपसे मध्य प्रदेश भी बन जाएगा। बात करते हैं अब हम जनसंख्या वृद्धि की कि आखिर जनसंख्या वृद्धि होती क्या है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि सरल से शब्दों में समझिए कि पिछले वर्ष कुछ जनसंख्या थी और फिर अगले वर्ष कुछ और जनसंख्या हो जाती है, क्योंकि बच्चे तो पैदा होते हैं लेकिन बुजुर्ग मरते भी हैं। तो मरने और पैदा होने की दर में भी अंतर पाया जाता है। मान लीजिए जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है, तो पिछले वर्ष की अपेक्षा अगले वर्ष में जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। मान लीजिए पिछले वर्ष 100 जनसंख्या थी और इस बार यदि 110 हो गई तो वृद्धि कितनी होगी? 10। अब उसको हम कैसे निकालेंगे? उसको हम निकालेंगे कि जो वर्तमान की जनसंख्या है, मान लीजिए अभी वर्तमान की जनसंख्या कितनी हो गई? 110, और पिछले साल की जनसंख्या कितनी थी? 100 थी। यदि हम पिछले साल की जनसंख्या को वर्तमान की जनसंख्या के साथ घटा देते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है निकल के? 10। अर्थात पिछले साल की अपेक्षा वर्तमान में जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वह कितनी हुई है? 10 हुई है। अब यदि हम परसेंटेज में निकालना चाहें कि 10% की वृद्धि दर क्या होगी या फिर जनसंख्या की वृद्धि दर यहां पर क्या रही, तो हमने जनसंख्या वृद्धि निकाली कि 10 थी। दूसरा, हमने पिछले वर्ष या पूर्व के वर्ष की जो जनसंख्या थी उससे भाग दिया और गुणा किससे करेंगे? हम 100 से, क्योंकि जब आप किसी भी चीज की दर निकालते हैं तो उसमें आप 100 से गुणा करते हैं। यहां पर 100 से 100 कट जाएगा और निकलेगा क्या? 10%। अर्थात जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो रही है? 10% हो रही है। तो क्लियर है? थोड़ा सा मैथमेटिकल है लेकिन इजी है, आप समझिएगा। जनसंख्या वृद्धि कैसे निकालते हैं? वर्तमान की जनसंख्या में हम माइनस घटाते हैं पूर्व की जनसंख्या। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर हम पूर्व की जनसंख्या में भी तो वर्तमान की जनसंख्या घटा सकते हैं, ऐसा ही क्यों है कि वर्तमान की जनसंख्या में हम पूर्व की जनसंख्या घटा रहे हैं? तो दोस्तों इसलिए घटाते हैं क्योंकि जो वर्तमान की जनसंख्या है वह पिछले वर्षों की जनसंख्या की अपेक्षा में कुछ बढ़ोतरी हुई है, और बढ़ोतरी हुई होगी तो जो वर्तमान की जनसंख्या है उसका मान ज्यादा होगा और जो पूर्व की जनसंख्या है उसका मान कम होगा। यदि आप बड़ी जनसंख्या में से कम जनसंख्या या बड़े मान में से कम मान घटाते हैं तभी तो आंसर प्लस में आएगा। यदि आप छोटे मान में से बड़े मान को घटाएंगे तो आंसर क्या प्लस में आएगा? नहीं आएगा ना। इसीलिए हम वर्तमान जनसंख्या में से पूर्व की जनसंख्या को माइनस करते हैं। और यदि हमें जनसंख्या का वृद्धि दर निकालना है तो जनसंख्या वृद्धि मतलब वर्तमान की जनसंख्या माइनस पूर्व की जनसंख्या का मान निकालते हैं और उसमें पूर्व की जनसंख्या का भाग करते हैं और गुणा कर देते हैं 100 से। तो उससे क्या निकल आता है? परसेंटेज निकल आता है कि पिछले वर्षों की अपेक्षा वर्तमान के वर्षों में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। हम बात करते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि की। दशकीय जनसंख्या वृद्धि की क्यों करते हैं? क्योंकि जनगणना हर 10 वर्ष के आधार पर होती है। पिछली जनगणना 2001 में हुई थी, फिर जनगणना 2011 में हुई है। तो 2001 की अपेक्षा 2011 में आखिर जनसंख्या में वृद्धि दर क्या रही है उसका अध्ययन करेंगे। जब आपके 2021 के आंकड़े आ जाएंगे तो हम 2011 और 2021 के आंकड़ों का अनुपात निकालेंगे कि 2011 की जनगणना में और 2021 की जनगणना में आखिर वृद्धि दर क्या रही।
तो चलिए हम बात करते हैं भारत में और मध्य प्रदेश में कि ये आंकड़े क्या रहे हैं। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें भारत में, तो भारत में रही है 17.7%, और यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यह रही है 20.3%। कितनी रही है? भारत में 17.7% रही है, वहीं मध्य प्रदेश में रही है 20.3%। अर्थात मध्य प्रदेश में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर भारत की अपेक्षा ज्यादा रही है। यदि हम राज्यों की बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य कौन से हैं, तो राज्यों में आते हैं मेघालय पहले स्थान पर आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और मिजोरम। तो यदि आपसे पहला स्थान पूछे तो किसका आता है? मेघालय का आता है। लेकिन यदि आपसे 4 से 5 राज्य पूछ लिए जाएं तो पहला आता है मेघालय, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है बिहार, फिर जम्मू कश्मीर और फिर आता है मिजोरम। तो इन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर क्या हुई है? ज्यादा हुई है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही है, सबसे ज्यादा रही है। लेकिन यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश के किन जिलों में सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है, तो सबसे ज्यादा रही है इंदौर में। आपको पता है कि इंदौर में जनसंख्या भी ज्यादा है, तो यहां पर जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। लेकिन यदि आपसे जिले ज्यादा पूछ लिए जाएं तो पहले स्थान पर इंदौर आता है, दूसरे पे झाबुआ, तीसरे पे भोपाल, चौथे पे सिंगरौली और पांचवें पे आता है बड़वानी। क्या आता है? पहले पे इंदौर, दूसरे पे झाबुआ, तीसरे पे भोपाल, चौथे पे सिंगरौली और पांचवें पे आता है बड़वानी। यदि आप न्यूनतम वृद्धि दर वाले राज्यों की बात करें कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किन राज्यों में हुई है, तो सबसे कम हुई है नागालैंड में। इसमें माइनस में जनसंख्या वृद्धि दर रही है, मतलब यहां पर मृत्यु दर अधिक रहा है और जन्म दर कम रही है। दूसरे स्थान पर आता है केरल, फिर आता है गोवा, फिर आता है आंध्र प्रदेश और फिर आता है सिक्किम। यदि हम जिलों की बात करें कि मध्य प्रदेश में कौन से जिलों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही है, तो वह है अनूपपुर। सबसे कम किसमें है? अनूपपुर में। फिर उसके अनूपपुर के बाद स्थान आता है बैतूल का, छिंदवाड़ा का, मंदसौर का और बालाघाट का। यह क्रम अनुसार है। पहला स्थान अनूपपुर का, दूसरा स्थान बैतूल का, तीसरा छिंदवाड़ा का, चौथा मंदसौर का और पांचवा बालाघाट का। तो यह दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। बात करते हैं हम केंद्र शासित प्रदेशों में कि आखिर केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर ज्यादा रही है और कहां पर कम रही है। यदि हम सर्वाधिक की बात करें तो वो दादर नगर हवेली में रही है, और यदि हम न्यूनतम की बात करें तो वह लक्षद्वीप में रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अधिक जनसंख्या वृद्धि दर यदि केंद्र शासित प्रदेशों में पूछ ली जाती है तो दादर नगर हवेली में रहेगी, और सबसे कम कहां पर है? लक्षद्वीप में है। अब हम बात करते हैं लिंग अनुपात की। लिंग अनुपात होता क्या है? सबसे पहले सरल शब्दों में आप समझ लीजिए, लिंग का अनुपात अर्थात कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। इसे हम अब कितने पुरुषों कितनी महिलाएं, तो इसे हम एक फिक्स डेटा के अनुसार निकालते हैं। उस डेटा को कहते हैं 1000। अर्थात 1000 पुरुषों पर आखिर किस स्थान पर कितनी महिलाएं हैं, वह वहां का लिंग अनुपात कहलाता है। जहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा हो जाती है पुरुषों की अपेक्षा, वहां पर लिंग अनुपात अधिक माना जाता है, और जहां पर भी महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम हो जाती है वहां पर लिंग अनुपात कम माना जाता है। कहा जाता है कि वहां का लिंग अनुपात घट रहा है। लिंग अनुपात निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वह होता है कि कुल महिलाओं की जनसंख्या में यदि हम कुल पुरुषों की जनसंख्या से भाग दे दें और 1000 से गुणा कर दें। 1000 से गुणा क्यों? क्योंकि हम 1000 पुरुषों पर ही महिलाओं की जनसंख्या निकाल रहे हैं। तो हम यदि पुरुषों की कुल जनसंख्या में महिलाओं की कुल जनसंख्या में पुरुषों की कुल जनसंख्या से भाग देकर 1000 से गुणा कर दें तो हमें उस स्थान का लिंग अनुपात प्राप्त हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। एक मिनट, लेकिन उससे पहले हम बता दें आपको कि शिशु लिंग अनुपात क्या होता है। शिशु की परिभाषा मैं बता देता हूं। शिशु क्या कहलाता है? तो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें शिशु की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें भी 2 प्रकार के शिशु होते हैं, एक नवजात शिशु होते हैं और एक मध्यम शिशु होते हैं। वो बात की बात है। आप बस इतनी समझिए कि शिशु किसे कहते हैं? 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उन्हें शिशु कहा जाता है। और यदि हमें इनमें भी लिंग अनुपात निकालना है तो हम कुल बालिकाओं की संख्या जो कि 0 से 6 वर्ष के बीच में है, उनमें कुल बालकों की संख्या जिनकी आयु 0 से 6 वर्ष के बीच में है, उनसे यदि हम भाग दे देते हैं और 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें शिशु लिंग अनुपात प्राप्त हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात तथा शिशु लिंग अनुपात। तो हम यहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में और मध्य प्रदेश में दोनों में ही शिशु लिंग अनुपात का अध्ययन कर लेंगे। मतलब लिंग अनुपात का भी करेंगे और शिशु लिंग अनुपात का भी करेंगे। पहले हम करते हैं लिंग अनुपात का।
तो यदि हम 2011 की जनगणना की बात करें तो 2001 की जनगणना में भारत में जो लिंगानुपात था वो 933 था और 2011 की जनगणना में यह लिंगानुपात में वृद्धि 10 की हुई और कितना हो गया है, 943 हो गया है। तो यदि पूछा जाए 2001 की जनगणना में तो 933 था और यदि पूछा जाए 2011 की जनगणना में तो 943 था। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर हमें पढ़ना तो 2011 की जनगणना थी, आप 2001 की जनगणना क्यों पढ़ा रहे हैं? तो दोस्तों ये पीएससी है और पीएससी आपसे 2001 की जनगणना भी पूछ सकता है और 2011 की जनगणना भी पूछ सकता है, क्योंकि यदि विगत वर्षों के प्रश्नों पत्रों का आप अध्ययन करेंगे, मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे तो वहां पर कई बार 2001 की जनगणना के अनुसार आंकड़े भी पूछे गए हैं। इसलिए आपको तुलनात्मक रूप में याद रखना है कि 2001 में कितनी थी, 2011 में कितनी हुई और इसमें वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि तो आप निकाल सकते हैं। तो यदि हम लिंगानुपात की बात करें तो 2001 में 933 था, वहीं 2011 में 943 था। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में यह लिंगानुपात 2001 में 919 था, वहीं 2011 में यह बढ़कर 931 हो गया। कितना हो गया? 931। यदि हम लिंगानुपात की बात करें तो मध्य प्रदेश में भारत की अपेक्षा लिंगानुपात में ज्यादा वृद्धि हुई है। यदि हम राज्यों की बात करें कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो भारत में सबसे प्रमुख स्थान रखता है केरल। सबसे पहला स्थान कौन रखता है? केरल। उसके बाद स्थान आता है तमिलनाडु का, फिर आंध्र प्रदेश का और फिर मणिपुर का। यहां आपको देखने में दिख रहा होगा कि केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण में स्थित राज्य हैं। वहीं पर यदि हम बात करें मणिपुर की तो यह पूर्वोत्तर का राज्य है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर पाया जा रहा है? दक्षिण भारत में पाया जा रहा है। उसके बाद और कहां पर पाया जा रहा है? तो पूर्वोत्तर भारत में पाया जा रहा है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वह है बालाघाट। कौन है? बालाघाट। बालाघाट में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है, अर्थात यहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। यहां शायद 1021 के करीब महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। इसके बाद दूसरे स्थान पर मंडला और अलीराजपुर आता है, ये समान स्थान रखते हैं। तीसरे स्थान पर डिंडोरी, चौथे पे अनूपपुर और पांचवें पर झाबुआ आता है। तो ये पांचों जिले आपको याद रखना है, क्योंकि पिछली बार परीक्षाओं में, विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के सबसे अधिक लिंगानुपात वाले कोई 5 जिलों के नाम लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए 5 जिले कौन कौन से हैं। तो बालाघाट, मंडला, अलीराजपुर, डिंडोरी, अनूपपुर और झाबुआ। जो कि मंडला और अलीराजपुर एक ही स्थान पर आते हैं, दूसरे स्थान पर दोनों आते हैं। तो पहले स्थान पर बालाघाट आ जाएगा, दूसरे स्थान पर मंडला अलीराजपुर आ जाएगा, तीसरे पर डिंडोरी, चौथे पर अनूपपुर, पांचवें पर झाबुआ आ जाएगा। यहां भी आपको देखने में दिख रहा होगा कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर लिंगानुपात ज्यादा दिखाई दे रहा है। बात करते हैं हम न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों की कि भारत में न्यूनतम लिंगानुपात किन राज्यों में पाया जाता है। तो भारत का जो उत्तरीय क्षेत्र है जिसमें हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम आता है, वहां पर लिंगानुपात बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। सबसे प्रमुख स्थान रखता है हरियाणा, अर्थात हरियाणा में भारत का सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। वैसे यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के राज्यों में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी वाले क्षेत्र हैं, अर्थात उत्तरीय मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र हैं जहां पर लिंगानुपात बहुत कम पाया जाता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में, जिले में पाया जाता है, तो उसका नाम आता है भिंड। भिंड में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। क्लियर हुआ? तो ये क्या हुआ? लिंगानुपात का विभाजन 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार। 2001 के अनुसार डेटा दिए हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार हमने राज्य और जिलों का भी अध्ययन किया है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम लिंगानुपात पुडुचेरी में है और न्यूनतम लिंगानुपात दमन व दीव में है। कहां पर है? दमन व दीव में है। यहां पर आपको एक चित्र दिख रहा है, क्योंकि एक बार प्रश्न पूछा गया है मुख्य परीक्षा में कि भारत में लिंगानुपात के क्षेत्रीय प्रतिरूप का विवेचन कीजिए। एक बार प्रश्न आया था कि हिंदी क्षेत्र में कम लिंगानुपात का कारण क्या है। समझ में आया? प्रश्न क्या है? 2 प्रकृति से पूछा गया था। एक पूछा गया था कि भारत में लिंगानुपात का क्षेत्रीय प्रतिरूप समझाइए, दूसरा पूछा गया था हिंदी क्षेत्र में लिंगानुपात कम के कारण क्या है। तो दोस्तों यहां पर फिर मैं वही बात दोहराना चाहूंगा कि मैं यहां पर आपको भारत के क्षेत्रीय प्रतिरूप का अध्ययन कराऊंगा, लेकिन आप इसी फॉर्मेट पर मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के क्षेत्रीय प्रतिरूप का भी अध्ययन कर सकते हैं, उसको भी डील कर सकते हैं। समझा? मैं दोनों को यहां पर दूंगा। बात करते हैं भारत में
तो भारत के आप देखें तो दक्षिण से उत्तर पर जाने पर और पूर्व से पश्चिम की ओर आने पर लिंगानुपात की घटती प्रवृत्ति दिखाई देती है। आपको पता है कि यहाँ के जो राज्य हैं यहाँ पर लिंगानुपात ज्यादा पाया जाता है। यहाँ से जब उत्तर की ओर जाते हैं तो हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला है। वैसे यहाँ पर मणिपुर जो आता है, मणिपुर में क्या है, बहुत अधिक लिंगानुपात है। लेकिन यहाँ से जब आप पश्चिम की ओर आते हैं तो यहाँ पर लिंगानुपात की क्या है, प्रकृति घटती हुई दिखाई देती है। दिखाई दे रही है कि नहीं, कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो लिंग अनुपात घटता है, ऐसे ही पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं तो लिंग अनुपात घटता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी यही है कि मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बालाघाट वाला क्षेत्र आता है, वहीं यहां पर जो झाबुआ वाला क्षेत्र आता है, जनजाति वाला क्षेत्र आता है, यहां पर जनसंख्या लिंगानुपात बहुत ज्यादा पाया जाता है। लेकिन जैसे ही हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर लिंगानुपात में क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। दक्षिण राज्यों में अधिक लिंगानुपात का कारण है यहां पर साक्षरता दर बहुत अधिक है। लेकिन यदि हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो यहां पर अधिक लिंगानुपात का कारण क्या है, तो यहां पर अधिकतम लिंगानुपात का कारण है एक तो साक्षरता दर का उच्च होना, दूसरा यहां का राज्य जो है मातृ सत्तात्मक है। क्या है, मातृ सत्तात्मक है, यहां माता की प्रमुखता होती है। तो मातृ सत्तात्मक होने के कारण और साक्षरता होने के कारण लिंगानुपात अधिक है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें कि जनजातीय क्षेत्रों में लिंगानुपात अधिक क्यों पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा जनजातीय क्षेत्रों में वधू मूल्य की एक प्रथा पाई जाती है, अर्थात उनमें दहेज प्रथा उल्टे किस्म की पाई जाती है। वहां पर वधू द्वारा वर को दहेज ना देकर वर द्वारा वधू को दहेज दिया जाता है, अर्थात जब शादी होती है तो वर के द्वारा वधू मूल्य चुकाकर वधू को लाया जाता है। इसलिए वहां पर महिलाओं को प्रमुखता दी जाती है और पुरुषों को प्रमुखता कम दी जाती है। इसीलिए जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर आप देखिएगा लिंगानुपात ज्यादा पाया जाएगा। शहरों की अपेक्षा गांवों में लिंगानुपात कम पाया जाता है, क्योंकि वहां पर प्रव्रजन की समस्या देखने को मिलती है। प्रव्रजन अर्थात रोजगार के अवसर के चक्कर में जो लोग होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वह गांवों से पलायन कर शहरों में जाकर बस जाते हैं। तो गांव में पुरुषों की संख्या स्वतः ही कम हो जाएगी और महिलाओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए गांवों में लिंगानुपात अधिक पाया जाता है और शहरों में लिंगानुपात कम हो जाता है। यहां उल्लेखनीय है कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में औद्योगिक और कृषि दृष्टिकोण से तो ये बहुत संपन्न राज्य हैं, लेकिन यहां पर आप देखिएगा कि लिंगानुपात बहुत कम हो जाता है। इसके पीछे कारण यही है कि यहां पर लोगों का एक तो पलायन होता है, क्योंकि यहां पर उद्योग बहुत ज्यादा है तो पुरुष यहां पर आते हैं। दूसरा, यहां पर हिंदू संस्कृति को कुछ ज्यादा ही तरीके से माना जाता है, ज्यादा ही कट्टर तरीके से माना जाता है। वहां पर महिलाओं को दोयम दर्जे का समझा जाता है, इसलिए यहां पर लिंगानुपात को हतोत्साहित किया जाता है। यहां पर लिंगानुपात कम होने के कारण और भी हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि गर्भ अवस्था में बालिका शिशु की भ्रूण में ही हत्या कर देना। यहां पर पता चलता है कि पेट में बालिका है तो उसको वहीं पर उसकी हत्या कर दी जाती है। दूसरा होता है मातृत्व ग्रहण करने के समय स्त्रियों की मृत्यु हो जाना। जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, जब मातृत्व ग्रहण कर लेती हैं, तो उस समय प्रसव के कष्ट के कारण या अन्य किन्हीं कारणों के कारण या कुपोषण के कारण महिलाओं की प्रसव के दौरान ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी समस्या है यहां पर चिकित्सा का विकास ज्यादातर तरीके से ना होना। बहुत सारी यहां पर सामाजिक कुरीतियां भी विद्यमान है, जैसे कि दहेज प्रथा। यहां पर पुरुषों द्वारा या वर द्वारा महिलाओं से बहुत अधिक दहेज की मांग की जाती है, जिस कारण से जो पुत्री का बाप होता है उसको ये डर सताने लगता है कि मेरे पास यदि एक या दो पुत्रियां हो गई तो मेरी जितनी भी संपत्ति है वो तो इनके विवाह में ही खर्च हो जाएगी। तो इसके डर के कारण भ्रूण में ही उनकी हत्या कर दी जाती है। दूसरा, पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण जो पुरुष होता है, जो बेटा होता है, उसको ही सब महत्व देते हैं और महिलाओं को या बच्चियों को दोयम दर्जे का महत्व दिया जाता है। स्त्रियों को दोयम दर्जे का व्यवहार, ऐसे उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उनको उचित पोषण नहीं दिया जाता, जिस कारण से कुपोषण की समस्या से भी वो है ग्रसित हो जाती हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं भारत में या मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात के। तो ये क्या हुआ, लिंगानुपात हुआ। बात करते हैं शिशु लिंगानुपात। तो यदि 2001 की जनगणना के अनुसार देखें तो भारत में शिशु लिंगानुपात था 927। यदि हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो शिशु लिंगानुपात में कमी देखने को मिली है, वह हो गया है 918, अर्थात 927 से घटकर 918 हो गया है। भारत में शिशु लिंगानुपात में क्या देखी गई है, कमी।
उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी शिशु लिंगानुपात में कमी देखी गई है। जहां पर 2001 की जनगणना में शिशु लिंगानुपात 932 था, वहीं पर 2011 की जनगणना के अनुसार कितना हो गया है, 918 हो गया है। अर्थात यहां पर भी शिशु लिंगानुपात में क्या देखी गई है, कमी देखी गई है। भारत की अपेक्षा ज्यादा कमी देखी गई है। बात करें यदि हम शिशु लिंगानुपात वाले जिलों की, सबसे पहले राज्य की बात कर लेते हैं कि भारत में सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और केरल। कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्य आपको देखने को मिलेंगे, उत्तर पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय आ गए। इसके बाद छत्तीसगढ़, केरल, दक्षिण वाले राज्य, यहां पर शिशु लिंगानुपात अधिक पाया जाता है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वही जनजातीय वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाया जाएगा। यहां पर प्रथम स्थान रखता है अलीराजपुर, दूसरा डिंडोरी और तीसरा मंडला रखता है। बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों की, तो न्यूनतम लिंगानुपात भारत में राज्य सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है, हरियाणा में है। उसके बाद स्थान पंजाब का, फिर जम्मू कश्मीर का और फिर राजस्थान का आता है। वैसे यदि हम भारत की बात करते हैं कि भारत में मध्य प्रदेश की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला स्थान शिशु लिंगानुपात में रखता है मुरैना और दूसरा स्थान रखता है ग्वालियर। तो ये हुए शिशु लिंगानुपात के अनुसार आने वाले डेटा। अब बात कर लेते हैं हम केंद्र शासित प्रदेशों में कि आखिर केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात कहां पर कम और अधिक है। तो सर्वाधिक यदि हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और न्यूनतम है दिल्ली में। लेकिन यदि हम सर्वाधिक शिशु जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले की बात करें मध्य प्रदेश में कि जनसंख्या प्रतिशत, शिशु जनसंख्या प्रतिशत अर्थात कम स्थान पर ज्यादा जनसंख्या हो शिशुओं की जनसंख्या, तो वह जिले हैं झाबुआ और अलीराजपुर। कौन कौन से हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। यदि हम न्यूनतम शिशु जनसंख्या प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो उनमें आता है जबलपुर और बालाघाट। यहां पर शिशुओं की जनसंख्या बहुत कम है। सबसे अधिक कहां पर है, झाबुआ और अलीराजपुर में है और सबसे कम जबलपुर और बालाघाट में है। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या की बात करें तो वह पाई जाती है मध्य प्रदेश में इंदौर में। कहां पर पाई जाती है, मध्य प्रदेश के इंदौर में पाई जाती है। न्यूनतम शिशु जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम पाई जाती है, वह कहां पर पाई जाती है, हरदा में। न्यूनतम शिशु जनसंख्या हरदा में, सर्वाधिक शिशु जनसंख्या इंदौर में। यदि प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में सबसे अधिक झाबुआ में और सबसे कम जबलपुर में। यह कुल जनसंख्या है और यह प्रतिशत में है, तो यह आपको ध्यान रखना है। शिशु वृद्धि दर, आखिर मध्य प्रदेश में शिशु वृद्धि दर कितनी रही है 2001 से 11 के अनुसार, तो वह रही है 0.25%। कितनी रही है, 0.25%। ये ध्यान रखना, ये किस में है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, 2001 से 2011 के बीच। अब हम बात करते हैं साक्षरता की। साक्षरता होती क्या है, तो ध्यान रखना 7 वर्ष से अधिक आयु के कोई भी व्यक्ति जो लिख और पढ़ सकता हो वो क्या कहलाता है, साक्षर कहलाता है। अर्थात 7 वर्ष से पहले तो बच्चे होते हैं, मूक होते हैं, बोलना सीख ही नहीं पाते, इसलिए एक सीमा रखी गई है जिसे कहा गया 7 वर्ष। अर्थात 7 वर्ष, 5 वर्ष के बाद बच्चों का नाम लिखाया जाता है, उसके बाद 2 साल बाद वह पढ़ना और लिखना सीखते हैं। इसीलिए कहा गया है 7 वर्ष या उससे अधिक का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, जो लिख और पढ़ सके उसे क्या माना जाएगा, साक्षर माना जाएगा। ध्यान रखना, यहां पर कोई डिग्री की मान्यता नहीं दी गई, यहां पर बस इतना कहा गया है कि आप बस लिखना जानते हो और आप पढ़ना जानते हो तो आपको साक्षर की श्रेणी में रख दिया जाएगा। आप समझ सकते हो कि हमारे भारत की साक्षरता दर क्या है, अभी मैं बताऊंगा, उसके आधार पर भी आप समझ जाना कि यहां पर कितने बुद्धिमान लोग पाए जाते हैं। यदि हम साक्षरता की दर निकालते हैं तो साक्षर व्यक्तियों की संख्या में यदि हम 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या को भाग दे दें और 100 से गुणा कर दें, मल्टीप्लाई 100 कर दें, 100 कर दें, तो उससे क्या निकल आती है, साक्षरता दर निकल आती है। यदि हम जनगणना के अकॉर्डिंग देखें तो 2001 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी, 64.82% थी। कितनी थी, 64.82% थी 2001 की जनगणना के अनुसार। और यही हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो साक्षरता दर में वृद्धि देखी गई और वह वृद्धि होकर कितनी हो गई है, 73% हो गई है। तो यदि 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जाए कि भारत की साक्षरता दर कितनी है तो 73% है। वहीं यदि 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा जाए कि भारत में साक्षरता दर कितनी थी तो वह थी 64.82%। साक्षरता दर है तो 73%, लेकिन इसे भी पुरुषों और महिलाओं में बांट दिया गया है कि आखिर कितने पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है।
तो पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें तो वो 80.9% है, और वहीं पर महिलाओं की साक्षरता की बात करें तो वह है 64.6%। अर्थात पुरुषों की साक्षरता दर अधिक है महिलाओं की साक्षरता दर की अपेक्षा। महिलाओं की कितनी है 64.6% और पुरुषों की कितनी है 80.9%। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार यहां पर साक्षरता दर 63.7% थी, लगभग भारत की साक्षरता दर के समान, थोड़ा सा अंतर था 1 पॉइंट का। लेकिन 2011 की जनगणना के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर साक्षरता दर 69.30% है। कितनी है 69.3% है। अर्थात यहां पर 4 अंकों की कमी देखने को मिली है। अर्थात भारत में साक्षरता दर का जो प्रतिशत बढ़ रहा है उसकी अपेक्षा मध्य प्रदेश में साक्षरता दर का प्रतिशत क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है 69.30% है। वहीं यदि इसे हम पुरुषों और महिलाओं में डिवाइड कर दें तो पुरुषों की साक्षरता दर वहीं 78.70% है, वहीं पर महिलाओं की साक्षरता दर 59.20% है, अर्थात 59.20% है। पुरुषों की कितनी है 78.70% और महिलाओं की कितनी है 59.20%। यदि हम साक्षरता को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिवाइड कर दें मध्य प्रदेश में तो यहां पर मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता है 63.9% और वहीं पर शहरी क्षेत्रों की साक्षरता है 82.8%। कितनी है 82.8%। तो ये तो हुए आंकड़े साक्षरता के 2001 और 2011 के अनुसार। बात करते हैं 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य भारत में कौन कौन से हैं। तो देखिएगा कि केरल में साक्षरता सबसे अधिक है, उसके बाद मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश का स्थान आता है। वहीं पर यदि हम जिलों की बात करें कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक साक्षर जिले कौन कौन से हैं तो पहला स्थान जबलपुर का आता है, उसके बाद इंदौर, भोपाल, बालाघाट और ग्वालियर का आता है। तो किसका आएगा सबसे पहला जबलपुर का, फिर इंदौर, फिर भोपाल, फिर बालाघाट और फिर ग्वालियर का स्थान आता है। ऐसे यदि हम न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य की बात करें तो राज्यों में बिहार प्रथम स्थान पर आता है जहां पर साक्षरता दर बहुत कम है। उसके बाद स्थान आता है अरुणाचल प्रदेश का, फिर राजस्थान का, फिर झारखंड का और फिर आता है आंध्र प्रदेश का। ऐसे ही यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में जिलों की कि सबसे कम साक्षरता दर कहां पर है तो यहां पर अलीराजपुर का पहला स्थान आता है। अलीराजपुर जनजातीय क्षेत्र है, वहां पर साक्षरता वैसे ही बहुत कम है क्योंकि वहां पर जो स्कूल हैं उनकी व्यवस्था सही तरीके से नहीं हो पा रही है। उसके बाद झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर और धार। आप देख रहे हैं कि जितने भी जिले हैं वह जनजातीय जिले हैं जहां पर साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। ऐसे ही जहां पर शहरी इलाके आते हैं वहां पर साक्षरता का प्रतिशत आप ज्यादा देख रहे हैं, जैसे कि जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट, ग्वालियर। तो यहां पर यदि साक्षरता का आपसे क्षेत्रीय प्रतिरूप मध्य प्रदेश में पूछ लिया जाए तो आप वो भी बता सकते हैं कि यहां पर क्यों है, क्यों, और सबसे ज्यादा साक्षरता शहरी इलाकों में क्यों होती है और सबसे कम साक्षरता जनजातीय इलाकों में क्यों होती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम जनसंख्या की बात कर लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है तो आंध्र प्रदेश में है। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता कहां पर है तो आंध्र प्रदेश में है, और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता कहां पर है तो वह उत्तर प्रदेश में है। ये क्या है यहां पर साक्षरता है, साक्षरता। यदि हम बात करें सर्वाधिक महिला एवं पुरुष की साक्षरता कहां पर है तो केरल में भारत की सर्वाधिक साक्षरता है, पुरुषों की भी साक्षरता अधिक है और महिलाओं को भी साक्षरता अधिक है। यदि हम सबसे कम की बात करें कि न्यूनतम महिला और पुरुष की साक्षरता तो भारत में ओवरऑल साक्षरता कम कहां है, बिहार में है। तो बिहार में ही सबसे कम पुरुष की साक्षरता होगी और सबसे कम महिलाओं की साक्षरता होगी। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, और सबसे कम साक्षरता कहां पर पाई जाती है दादर एवं नागर हवेली में। सबसे कम कहां पाई जाएगी दादर एवं नागर हवेली में, और सबसे अधिक कहां पर पाई जाएगी लक्षद्वीप में। मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश में कुछ डेटा है, जैसे कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां पाई जाती है तो वह इंदौर और जबलपुर दोनों में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है इंदौर, जबलपुर दोनों में पाई जाती है।
जबलपुर आपको पता है कि ओवरऑल साक्षरता में पहला स्थान रखता है, लेकिन यदि पुरुषों की साक्षरता पूछी जाए तो इंदौर और जबलपुर दोनों ही प्रथम स्थान रखते हैं। महिलाओं की सर्वाधिक साक्षरता देखी जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक महिलाओं की साक्षरता कहां पर अधिक पाई जाती है, तो वह भोपाल जिला आता है। कौन सा जिला आता है? भोपाल जिला आता है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो बालाघाट में पाई जाती है, वहीं पर सर्वाधिक शहरी साक्षरता की बात करें तो वह सिवनी में पाई जाती है। तो शहरी से सिवनी, शहरी साक्षरता कहां पाई जाएगी? सिवनी में। ग्रामीण साक्षरता अधिक कहां पाई जाएगी? बालाघाट में। महिलाओं की साक्षरता भोपाल में, और पुरुषों की साक्षरता दर सबसे अधिक कहां पर है? इंदौर और जबलपुर में। न्यूनतम पुरुष और महिला एवं ग्रामीण साक्षरता, ध्यान रखना, न्यूनतम पुरुष महिला की ग्रामीण साक्षरता, ग्रामीण में सबसे कम पुरुषों की और महिलाओं की साक्षरता कहां पाई जाएगी? तो अलीराजपुर में पाई जाएगी। न्यूनतम शहरी साक्षरता कहां पर पाई जाती है? तो वह श्योपुर में पाई जाती है। शहरी से श्योपुर भी आ जाएगा। तो सर्वाधिक शहरी साक्षरता सिवनी में, सबसे कम शहरी साक्षरता श्योपुर में पाई जाएगी। तो ये तो हुए मध्य प्रदेश से संबंधित साक्षरता संबंधी आंकड़े। अब बात करते हैं हम नगरीकरण की। नगरीकरण क्या कहलाता है? तो दोस्तों, जब लोग पलायन कर गांव से रोजगार की तलाश में शहरों में जाकर बस जाते हैं, या फिर शहरों में उद्योगों का विकास किया जाता है, तो उद्योगों का विकास होने के कारण वहां पर जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने लगती है। एक तो गांव से पलायन कर लोग वहां पर आ जाते हैं, जिससे शहरों में जनसंख्या घनत्व बढ़ने लगता है, और इसी प्रकृति को क्या कहा जाता है? नगरीकरण कहा जाता है। अर्थात नगरों में लोगों का आवास बढ़ना या वहां पर पलायन बढ़ना क्या कहलाता है? नगरीकरण कहलाता है। तो नगरीकरण के यदि हम आंकड़े देखें तो नगरीकरण की जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो कितनी है? 21.2% है। कितनी है? 31.2%, 31.2% है। यदि हम मध्य प्रदेश में देखें कि नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या है 27.63%, 27.63%। यदि हम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें कि भारत में गांव में कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो 68.8% जनसंख्या निवास करती है। कितनी करती है? 68.8%। वहीं पर यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों की मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या की बात करें तो यहां पर 72.37% पाई जाती है जनसंख्या, अर्थात 72.37% जनसंख्या निवास करती है मध्य प्रदेश के गांवों में। यदि हम बात करें सर्वाधिक नगरीकरण वाले राज्य कौन से हैं, तो सर्वाधिक नगरीकरण जिन राज्यों में हुआ है उसमें प्रथम स्थान रखता है महाराष्ट्र, दूसरा स्थान रखता है उत्तर प्रदेश, और तीसरा स्थान रखता है तमिलनाडु। पहले स्थान पर कौन आता है? महाराष्ट्र आता है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु आता है। इसके बाद यदि हम न्यूनतम नगरीकरण वाले राज्यों की बात करें तो न्यूनतम नगरीकरण में आता है सिक्किम, आंध्र प्रदेश और नागालैंड। कौन कौन से आते हैं? सबसे कम सिक्किम में है, फिर आंध्र प्रदेश और फिर नागालैंड। सर्वाधिक प्रतिशत में देखें तो सर्वाधिक प्रतिशत में कौन सा आता है? गोवा आता है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नगरीकरण वाले जिले कौन कौन से हैं? तो नगरीकरण सबसे ज्यादा हुआ है भोपाल में। किसमें हुआ है? भोपाल में, उसके बाद इंदौर में, और फिर हुआ है ग्वालियर में। भोपाल क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है, इसलिए यहां पर नगरीकरण की दर बहुत ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा नगरीकरण वाले जिले कौन से हैं? तो पहला आता है भोपाल, दूसरा इंदौर, तीसरा ग्वालियर आता है। ध्यान रखना, नगरीकरण का क्वेश्चन आए तो आप इंदौर लगा के मत आ जाना, यहां पर भोपाल आंसर है। न्यूनतम नगरीकरण वाले जिलों की बात करें तो वो उसमें आता है झाबुआ, अलीराजपुर और सीधी। कौन कौन से आते हैं? झाबुआ, अलीराजपुर और सीधी, अर्थात जनजातीय वाले क्षेत्र ही आते हैं। बात करते हैं अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जाति की बात करें कि 2001 में इनका कितना प्रतिशत था भारत में और कितना प्रतिशत था मध्य प्रदेश में, उसी तरीके से 2011 की जनगणना के अनुसार यह क्या स्थान रखती थी भारत और मध्य प्रदेश में। यदि हम 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखें तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत था 16.2%। कितना था? 16.2%। वहीं पर यदि हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो इनका प्रतिशत बढ़कर कितना हो गया है? 16.6%। कितना हुआ है? 16.2% से बढ़कर 16.6% हुआ है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का प्रतिशत था 15.2%, जो बढ़कर कितना हो गया? 15.60% हो गया है। तो ये प्रतिशत आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, क्योंकि यह कई बार पूछा गया है। ध्यान रखना, एक बार अनुसूचित जाति का 2001 का परसेंटेज पूछ लिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है कि 2001 में कितना था और 2011 में कितना है।
ध्यान रखना सिर्फ एक अंक का अंतर है। भारत में जहां 2001 में 16.2 था, वहीं मध्य प्रदेश में 2001 में 15.2 था। जैसे ही 2011 आया, 11 की जनगणना के अनुसार इनका प्रतिशत 16.6 हो गया, तो वैसे ही इनका भी कितना हो गया, 15.6, अर्थात बराबर की वृद्धि हो रही है। लिंगानुपात की बात करें तो भारत में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात है 945, वहीं मध्य प्रदेश में इनका लिंगानुपात है 920, अर्थात मध्य प्रदेश में लिंगानुपात कम है अपेक्षा भारत की। यदि हम 10 की वृद्धि दर की बात करें तो अनुसूचित जाति का भारत में जो प्रतिशत 10 की वृद्धि दर है वो 20.8% रही है। वहीं पर यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी वृद्धि दर कितनी रही है, 20 यहां पर भी कितनी है, 20.8% या 9% हम मान के चलते हैं। तो 10 की वृद्धि दर दोनों में ही बराबर रही है, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें चाहे आप भारत की बात करें। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले राज्य, आखिर किन राज्यों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश इनमें पहला स्थान रखता है और दूसरा स्थान रखता है इसमें पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पर आता है बिहार। तो जो मैदानी वाले क्षेत्र हैं वहां पर अनुसूचित जाति ज्यादा निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे पर बिहार आता है। यदि हम सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिलों की बात करें कि मध्य प्रदेश में कौन से जिले आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है, तो इंदौर पहले स्थान पर आता है, उसके बाद आता है उज्जैन, सागर, मुरैना और छतरपुर। क्या आता है? इंदौर पहले स्थान पर आता है, दूसरे पर उज्जैन, तीसरे पर सागर, चौथे पर मुरैना और पांचवें पर छतरपुर आता है। यदि हम बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कि अनुसूचित जाति में जनसंख्या प्रतिशत किन राज्यों में सबसे ज्यादा है, तो उसमें आता है क्या? पंजाब पहले स्थान पर आता है, दूसरे पर हिमाचल प्रदेश और तीसरे पर पश्चिम बंगाल। तो यदि यहां पर पूछा जाता है तो आपको पहला याद रखना है, यदि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश आता है, जिला पूछा जाए तो इंदौर आता है, और यदि परसेंटेज में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रतिशत कहां पर पाया जाता है तो वह पंजाब आता है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जनसंख्या प्रतिशत में यदि हम जिलों की बात करें तो उनमें आता है उज्जैन पहला स्थान रखता है, उसके बाद दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर और छतरपुर स्थान रखता है। तो आपको यहां पर पहला याद रखना है, ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्लियर है? सबसे अधिक अनुसूचित जाति कहां पर निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। जिलों की बात करें तो इंदौर में। प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां होता है? तो पंजाब में। और जिलों की बात करें तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ध्यान रखना ये भारत के जिलों में नहीं है, यहां पर हमने मध्य प्रदेश के भी आंकड़े लेकर रखे हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिलों की बात करें तो वह झाबुआ आता है, उसके बाद अलीराजपुर, डिंडोरी और छिंदवाड़ा, उमरिया आ जाएगा। इसके बाद यदि हम न्यूनतम प्रतिशत वाले जिलों की बात करें मध्य प्रदेश में तो वह आता है झाबुआ ही, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी और बड़वानी। तो ध्यान रखना, चाहे प्रतिशत में हो और चाहे जिलों में हो, दोनों में ही जनसंख्या सबसे कम अनुसूचित जातियों की कहां पर पाई जाती है? झाबुआ और अलीराजपुर में पाई जाती है। बात करते हैं कि कहां पर अनुसूचित जाति बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। तो यदि हम नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश की बात करें, कहां की? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की, तो यहां पर कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती। तो अनुसूचित जाति कहां पर निवास नहीं करती? तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में नहीं करती। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या कहां पर है? तो चंडीगढ़ में है। सबसे ज्यादा कहां पर है? चंडीगढ़ में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत कहां पर है? तो दिल्ली में है। ध्यान रखना, प्रतिशत सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है? तो चंडीगढ़ में है। प्रतिशत कहां है? तो दिल्ली में है। और कहां पर निवास नहीं करती? तो यह नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में निवास नहीं करती। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहां पर भी कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती। ध्यान रखना, जहां पर जनजाति अधिक होगी वहां पर अनुसूचित जाति कम होगी, और जहां पर अनुसूचित जाति अधिक होगी वहां पर अनुसूचित जनजाति कम होगी। बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की, तो 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत भारत में था 8.2%, वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार यह बढ़कर हो गया 8.6%। कितनी बढ़ोतरी हुई? तो पॉइंटों में वृद्धि हुई, 0.4 की वृद्धि हुई। 8.2% 2001 की जनगणना में थी, वहीं पर 8.6% 2011 की जनगणना में हो गई। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर 20.7% 2001 की जनगणना में थी, और यह बढ़कर 21.10% 2011 में हो गई।
यदि लिंगानुपात की बात करें तो भारत में इसका लिंगानुपात 990 है। कितना है? 990 है। और मध्य प्रदेश में यह 984 है। अर्थात भारत की अपेक्षा यहां पर जनजातियों का लिंगानुपात कम है। दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं तो इसकी दशकीय वृद्धि दर है भारत में कितनी है? 23.7%। वहीं मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की दशकीय वृद्धि दर 25.20% है। कितनी है? 25.20%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले हम राज्यों की बात करें कि कहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है तो सबसे प्रमुख स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। उसके बाद दूसरा स्थान महाराष्ट्र का और तीसरा उड़ीसा का आता है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले, यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन कौन से हैं तो धार प्रथम स्थान पर आता है। उसके बाद बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा और बैतूल आता है। यदि हम सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्यों की बात करें कि सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत कहां पर पाया जाता है राज्यों में तो वह है मिजोरम में सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद नागालैंड और मेघालय का स्थान आता है। यदि हम बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कि मध्य प्रदेश में कौन से जिले हैं जहां पर जनजातीय प्रतिशत सबसे अधिक पाया जाता है तो वह प्रथम स्थान पर रखता है अलीराजपुर। उसके बाद स्थान आता है झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी और मंडला का। किसका स्थान आता है? झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी और मंडला का। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की बात करें कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहां पर निवास करती है तो याद करिएगा मध्य प्रदेश में मैंने बताया था कि जहां पर अनुसूचित जाति कहां पर निवास कर रही थी तो वहां पर इंदौर वाला क्षेत्र था। उसके बाद भिंड मुरैना वाला क्षेत्र था। तो यहां पर सबसे कम कहां पर हो जाएगी? भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर और शाजापुर हो जाएगा। ध्यान रखना सबसे कम कहां पर है? भिंड में है। उसके बाद दतिया, मुरैना, मंदसौर और शाजापुर होता है। यदि हम न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिलों की बात करें कि प्रतिशत में सबसे कम कहां पाई जाती है तो वहीं पर भिंड में ही पाई जाएगी। इसके बाद मुरैना, दतिया और मंदसौर का स्थान आता है। बात करते हैं कि कहां पर यह नहीं पाई जाती तो भारत में बात करें तो पंजाब और हरियाणा में अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। वहीं दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में भी कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। मतलब राज्यों की बात करें तो हरियाणा और पंजाब में निवास नहीं करती। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में निवास नहीं करती। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर काउंट की गई है मध्य प्रदेश में तो वह की गई है छतरपुर में। मध्य प्रदेश में कहां पर काउंट की गई है? छतरपुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है अनुसूचित जनजातियों में। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर है तो मंदसौर में। अर्थात मंदसौर में जनजातियों में जो वृद्धि दर है वो सबसे कम अंकित की गई है और सबसे अधिक छतरपुर में अंकित की गई है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या में कहां निवास करती है तो दादरा नगर हवेली में। और सर्वाधिक जनसंख्या का प्रतिशत कहां पर है तो सर्वाधिक जनसंख्या का प्रतिशत है लक्षद्वीप में। तो मित्रों ये हमारे जनसंख्या संबंधी आंकड़े हुए जो कि आपके सिलेबस में लिखे गए थे कि आपको जनसंख्या में जनसंख्या वृद्धि, नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात, इनसे संबंधित आंकड़े आपसे पूछे जाएंगे। तो मैंने भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश दोनों के आंकड़े आपको पढ़ाए हैं। 2001 की जनगणना के साथ साथ 2011 की जनगणना के आंकड़े पढ़ाए हैं। साथ ही साथ इन जनसंख्या का जो क्षेत्रीय प्रतिरूप होता है, कहीं पर जनसंख्या घनत्व अधिक, कहीं पर साक्षरता अधिक, तो कहीं पर ये सब कम होते हैं। तो उनके पीछे जो रीजन है वो भी इसके साथ कवर करने का प्रयास किया है। तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक से आने वाले जो प्रश्न हैं वो सारे कवर हो जाएंगे आपके, क्योंकि इनमें मैंने विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का भी समावेशन किया है। पीएससी ने मुख्य परीक्षा में विगत वर्षों में जितने भी जनसंख्या से आधारित प्रश्न पूछे हैं उन सभी का गहन अध्ययन करने के बाद ही ये टॉपिक मैंने आप लोगों को डील किया है, टॉपिक आपको बनाया है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरे प्रश्नों के साथ आपको समझाने का प्रयास किया है। अब इसके डेटा आपको याद करने हैं। जैसे ही 2021 की जनगणना आ जाएगी उसके डेटा मैं आप लोगों को फिर से प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी का जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो वही रहेगा कि जनसंख्या का जो प्रतिरूप है वैसे ही बढ़ेगा, लिंगानुपात का जो प्रतिरूप है वैसे ही रहेगा, जिले भी लगभग वही रहेंगे, राज्य भी लगभग वही रहेंगे, थोड़ा बहुत अंतर आएगा वो मैं आपको अपडेट करा दूंगा। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम अध्ययन करेंगे खाद्य प्रसंस्करण का, जो कि आपकी सेकंड यूनिट का सबसे आखिरी वाला टॉपिक है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।